चैप्टर 74 बी जान। आइए अपनी कहानी जारी रखें। स्वराज के आदेश मिलने पर एक बॉडीगार्ड अपने पीछे घूमकर देखता है, जहां करीब 80 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड लाइन में खड़े थे और उस लीडर बॉडीगार्ड के एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। वो सभी दिखने में बहुत हटे कट्टे थे, अगर वो इंसान भी चबा जाए तो उसकी हड्डियां भी ना ठुके। वो लीडर बॉडीगार्ड उनको अपना हाथ दिखाकर कुछ इशारा करता है तो वो सभी अपने हथियार उठाते हैं और गाड़ियों में बैठ जाते हैं। गाड़ियां भी हथियारों से भरी पड़ी थी, जिनमें सिर्फ छोटी बंदूकों के अलावा भी कई बड़े हथियार थे। वो सब लोग अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। वही रुद्र वन्या को फोन लगा कर परेशान हो गया था, लेकिन वन्या किसी का भी कॉल आंसर नहीं कर रही थी। रुद्र को बस यही डर लगा हुआ था, कहीं ये कोई ट्रैप ना हो समक्ष को पीड़ित बनाकर वन्या को फंसाने का। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। रुद्र सुमित्रा जी और दर्शनी जी की तरफ देखकर कहता है, अब मैं और नहीं रुक सकता, मुझे वन्या के पास जाना ही होगा। ये सुन रुद्र जाने ही लगता है कि सिद्धार्थ और देव एक साथ कहते हैं, मैं भी चलता हूँ। रुद्र देव को देखकर, भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले ही आप आराम करो। सिद्धार्थ, भाई और मैं वन्या को देखकर आते हैं, वो ठीक है या नहीं। देव, पर मेरी बहन। रुद्र, चिंता मत करो भाई, कुछ नहीं होने देंगे आपकी बहन को। ये बोल दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वही कार में वन्या को समक्ष के शरीर में कोई हरकत महसूस नहीं होती, उसकी सांसें धीमी पती जा रही थी। ये देख वन्या की आंखों से तेजी से आंसू निकलने लगते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, नहीं समक्ष, आप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते भैया। समक्ष की सांसें धीमी पती जा रही है, जल्दी कीजिए। ये देख निमित एक नज़र पीछे देख गाड़ी की गति बढ़ाता है। निमित 5 मिनट के अंदर गाड़ी को रोकता है। डॉक्टर्स की टीम भागकर बाहर आती है और समक्ष को कार में से निकालकर एक कमरे में ले जाती है। वन्या भी कार से बाहर निकलती है। इस वक्त उसकी कुर्ती समक्ष के खून से भीगी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे अभी भी। तभी उसे ब्रेक फेल करने वाले इंसान की याद आती है। ये सोच उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगता है। वन्या सोहम के पास जाकर कहती है, जितनी टाइट सिक्योरिटी तुम रख सकते हो इस विला की, उतनी सिक्योरिटी टाइट करो। जितने बॉडीगार्ड्स घर के बाहर लगाने हैं लगा दो। मैं अब और कोई रिस्क नहीं ले सकती। और हाँ, कल शाम तक मुझे ये भी पता करके बताओ, इनके सबके पीछे कौन है, कौन था जिसने समक्ष से उलझने की कोशिश की है। ये कहते हुए उसकी बोली संभावित थी। वही ये देख तापस मन में कहता है, समक्ष सोचता है भाभी उससे प्यार नहीं करती। समक्ष भाभी को इस रूप में देख जहां उनमें मुझे तू नजर आ रहा है। जैसे तू अपनों लिए लड़ जाता है वैसा ही आज वन्या भाभी कर रही है। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, हमें खून की जरूरत है, मुझे अस्पताल जाकर AB नेगेटिव ब्लड लाना होगा। तभी डॉक्टर के चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव आ गए। ये देख वन्या ने कहा, क्या बात है डॉक्टर, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। डॉक्टर, असल में मिसेज सचदेवा, मुझे ये कहना है कि हमें अभी ब्लड की ज़रूरत है। अगर मैं अभी हॉस्पिटल जाकर ब्लड लाया तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ऊपर से ये चांसेस भी है कि हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल है भी या नहीं। इसमें बहुत वक्त लगेगा और हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हमें तुरंत उन्हें खून चढ़ाना होगा, नहीं तो। डॉक्टर आगे कुछ कहता कि वन्या कहती है, मेरा खून ले लो, जितना खून लेना है ले लो, लेकिन मुझे समक्ष की स्थिति सबसे अच्छी चाहिए। ये सुन डॉक्टर, आपका ब्लड ग्रुप वन्या AB नेगेटिव ही है। डॉक्टर वन्या को अपने साथ उसी रूम में ले जाता है जहां समक्ष था। अंदर समझने को ऑक्सीजन मास्क में लेटे देख वन्या की दिल पर छुरियां चल रही थी। यही वो इंसान था जिसने उसे तब संभाला था जब उसके पास कोई नहीं था, जब वो खुद बेजान थी, किसी तरह के बेड पर बेहोश थी। और आज वही वक्त लौट कर आया है, लेकिन इस बार शख्स बदल गया है। आज हॉस्पिटल के बेड पर वो बेजान लेटा है जिसने उसके इस बेजान शरीर में जान फूंकी है। वन्या उस बेड के एक साथ रखे सोफे पर लेट जाती है। उसकी नज़रें अभी भी समक्ष पर ही थी। डॉक्टर एक इंजेक्शन से वन्या के अंदर सिरिंज लगाता है और उसका खून एक बोतल में कलेक्ट करने लग जाता है। वही बोतल से समक्ष की ड्रिप अटैच थी। आज सही मायनों में वन्या अपने खून का कर्ज चुका रही थी, जो एक समय पर समक्ष ने उस पर किया था।
वही बाहर निमित, अर्पित, जीवन और तापस बस फिक्र में बैठे समक्ष के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तापस कृति को फोन करके अपने आज घर ना आने की खबर दे रहा होता है। कृति अपनी व्हील चेयर मूव करते हुए आगे बढ़ती हुई तापस से बात कर रही होती है। आगे तेल है, इस बात पर कृति का ध्यान नहीं जाता। तभी कृति की एक चीख गूंज उठती है। इसी के साथ फोन कट हो जाता है। तापस कृति की चीख सुनकर घबरा गया था। वो हेलो हेलो कह रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देख तापस बाहर भागते हुए कहता है, समक्ष और भाभी का ख्याल रखना, मैं घर होकर आया। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ चैप्टर 75 द मेजर अटैक। चलिए अपनी कहानी जारी रखते हैं। खन्ना परिवार कृति इस वक्त फर्स्ट फ्लोर पर थी जहां तेल गिरा हुआ था। असल में ये तेल सोने के लिए गिराया गया था, लेकिन इसका शिकार कोई और बनने जा रहा था। कृति तापस से बात करते हुए मगन होकर आगे चली जा रही थी। कृति की व्हील चेयर उस तेल पर पड़ती कि उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो अपने में ही मस्त मगन हुए आगे चले जा रहा था। उस लड़के की आंखें फोन के अंदर घुसी हुई थी, ऐसा लग रहा था वो बिना किसी को देखे चले जा रहा था। कृति की अचानक नज़र उस गिरे हुए तेल पर जाती है। ये देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उस लड़के को रोकने के लिए कुछ कहती है कि उस लड़के का पैर तेल पर चला जाता है। कृति उसे रोकना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस लड़के का पैर फिसलता है और वो पलटी खाकर लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरता है। ये देख कृति की चीख निकल जाती है। उसका फोन भी हाथ से छूटकर सीढ़ियों से नीचे जाकर टूट जाता है। कृति की यही चीख तापस भी सुन लेता है। वो फोन भी बार बार ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब वही कृति की चीख सुन पूरी खन्ना फैमिली अपने रूम से बाहर निकल आती है। सुबह होने वाली थी तो सभी घर पर ही थे। सुनीता जी भागकर आती है कृति के पास। तभी उसकी नज़र उस गिरे हुए लड़के पर जाती है जिसके सर से खून निकल रहा था और उसके हाथों पर भी कहीं खरोंचें आई थी। ये देख सुनीता जी तेज आवाज में कहती है, शौर्य शौर्य तुझे क्या हो गया। ये देख सुनीता जी आगे बढ़ने लगती है कि कृति जी उनका हाथ पकड़कर कहती है, माँ संभल कर, आगे तेल गिरा हुआ है। ये सुन सुनीता जी भी नीचे तेल देखकर हैरान रह जाती है। वही वन्या लगभग 1.5 घंटे बाद रूम से बाहर आती है और जबरदस्ती खाना खा रही होती है। डॉक्टर्स की सलाह पर निमित जबरदस्ती उसे खाना खिलाता है क्योंकि वो जानता था वन्या की कमजोरी को। ऊपर से अब वो एक बोतल खून देकर आई जो बिल्कुल भी सही नहीं है उसकी सेहत के लिए। वन्या खाना खत्म कर निमित को कुछ कहने ही लगती है कि एक गोली घर के अंदर आकर एक वास को लगती है जो नीचे गिरकर टूट जाता है। किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका मिलता है कि सबको एक साथ कहीं गाड़ियां रुकने की लगातार आवाजें आती हैं। इसी के साथ बिना अंदर वालों का मौका दिया वो लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू करते हैं। ये देख सब हड़बड़ा जाते हैं। बाहर जो थोड़े बहुत बॉडीगार्ड्स वो अपनी गन निकालकर फाइटिंग शुरू कर देते हैं। थोड़े बहुत ही, क्योंकि अभी पूरे बॉडीगार्ड्स नहीं आए थे और उनके सामने वो बॉडीगार्ड्स थोड़े ही थे। ये देख अंदर निमित, जीवन और अर्पित बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं। निमित भागकर जाता है और अपनी बंदूकें उठाकर ले आता है एक कमरे से जो समक्ष ने ही रखी हुई थी। निमित अपने फोन से कॉल करते हुए एक गन अर्पित की तरफ फेंका है और दूसरी जीवन की तरफ, फिर खुद फोन कान पर लगाकर एक हाथ से फायरिंग शुरू कर देता है। अब तक उस घर की सारी खिड़कियां टूट चुकी थी। वो लोग लगातार अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देख वन्या के दिमाग में सबसे पहला ख्याल समक्ष का आता है। वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर दिया था लेकिन अभी भी उसके होश में आने के लिए डॉक्टर ने 48 घंटों का समय दिया था। वन्या ये सोच भागते हुए रूम तक जाती है। अंदर जाकर कमरे का हाल देख वो स्तब्ध रह जाती है। एक नर्स को बाजू पर गोली लगी थी और खिड़की के लगभग सारे शीशे टूट चुके थे। एक बॉडीगार्ड ने खिड़की से ही समक्ष पर गन तानकर शूट करने ही वाला होता है कि वन्या ये देख समक्ष के आगे आ जाती है, लेकिन वो बॉडीगार्ड इससे पहले शूट कर पाता है। तभी उसके माथे के बीचों बीच एक बुलेट लगती है और वो वहीं मर जाता है। ये देख वन्या पलटकर देखती है तो वहां निमित था जिसने अभी अभी शूट किया था। वन्या कुछ कहती है कि निमित कहता है, भाभी अभी बात करने का टाइम नहीं है, समक्ष को हमें किसी सेफ जगह शिफ्ट करना होगा।
ये लोग 80 से भी ज्यादा है, हम ज्यादा देर तक में रोक नहीं सकते, हमें ये जगह खाली करनी होगी। ये सुन वन्या समक्ष के पास जाकर उसे बिस्तर से उठाने लगती है, लेकिन वन्या इसमें कामयाब नहीं होती क्योंकि समक्ष के वजन और ताकत के आगे वन्या कमजोर नजर आ रही थी। ये देख निमित भी वन्या की मदद करने जाता है कि फिर से विंडोज से गोलियां चलने लगती है। जब से बॉडीगार्ड्स को पता चला था कि समक्ष सचदेवा इस रूम में है, वो लोग विंडोज के पास झुंड बनाकर लगातार फायरिंग करने लग गए थे। निमित फिर से फायरिंग करता है, जीवन भागा हुआ आता है और उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी थे जो गोल घेरा बनाकर समक्ष को घेर लेते हैं ताकि एक भी बुलेट उनके बॉस को छू न पाए। निमित और जीवन जल्दी से समक्ष को व्हील चेयर पर बैठाकर वन्या को देखते हैं। वन्या अपना काम समझकर व्हील चेयर के बेल्ट लगा देती है ताकि समक्ष बेहोशी में गिरे ना, और उसे धक्का देते हुए कमरे से सुरक्षित बाहर ले जाती है। वही डॉक्टर घबराए हुए निमित को ही देख रहे हैं क्योंकि उन सबको भी अपनी जान बहुत प्यारी थी। वो लोग यहाँ से जिंदा निकलना चाहते थे, जिसके आसार उन्हें नजर नहीं आ रहे थे। अब उनका एकमात्र सहारा निमित ही था। निमित भी उनकी हालत समझकर उन सबको अपने पीछे चलने को कहता है और पीछे से गेट से डॉक्टर की टीम को निकालकर मेन गेट की तरफ भागता है, जहां बॉडीगार्ड्स लगभग अंदर ही आ गए थे। इस वक्त वन्या और समक्ष बेसमेंट थे, जहां तक बॉडीगार्ड्स का पहुंचने फिलहाल टाइम लग सकता था। करीब 10 मिनट बाद ही जीवन भागता हुआ आया और वन्या ने जीवन की आवाज सुनकर गेट खोला तो देखा जीवन के गाल पर हल्का सा कट लगा हुआ था जहां से खून बह रहा था। वन्या ने घबराते हुए कहा, जीवन ये सब। जीवन गेट बंद करते हुए कहता है, भाभी आपको यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। वो लोग घर के अंदर तक आ गए। हमारे बॉडीगार्ड्स पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके आगे हमारी ताकत कमजोर पड़ रही है। समक्ष को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये जगह खाली करनी होगी। ये सुन वन्या कुछ कहती है। गेट एक बार फिर बजता है। जीवन ने पूछा तो वहाँ निमित था, जिसके हाथ में एक अतिरिक्त गन और कार की चाबी थी। निमित वन्या को देखकर कहता है, चलिए भाभी हमें चलना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुन वन्या हाँ में गर्दन हिलाती और चलने ही लगती है कि एक बॉडीगार्ड आकर बाहर से कहता है, सर अर्पित सर को कंधे पर गोली लग गई है, आप प्लीज जल्दी चलो। ये सुन सबके कदम रुक जाते हैं। वो सब जानते हैं अर्पित बाकियों की तरह फाइटिंग नहीं कर सकता। वो एक हंसमुख इंसान है जो खुशियां बांटना जानता है। इसी वजह से समक्ष ने उसे अंडरवर्ल्ड के मामलों से दूर रखता था। ये सुन जीवन और निमित वन्या की तरफ देखते हैं, फिर उस बॉडीगार्ड की तरफ। वो दोनों एक दुविधा में फंस गए थे। उनके लिए दोनों ही प्राथमिकताएं थी, समक्ष की सुरक्षा भी और अर्पित की जान भी। लेकिन अब सवाल ये कि वो दोनों को कैसे हैंडल करे, किसे पहले चुने। उनकी ये दुविधा समझकर वन्या कहती है, आप दोनों अर्पित के पास जाएं, मैं समक्ष को यहाँ से सेफ ले जाऊंगी। जीवन पर भाभी बहुत खतरा है। वन्या जीवन की बात बीच में रोकते हुए कहती है, खतरा तो अर्पित पर भी है, आप उसके पास जाए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकले। मैं समक्ष और खुद का ख्याल रख लूंगी। ये सुन निमित वन्या के चेहरे को देखता है, जिसमें उसे एक निश्चय नजर आ रहा थी कि वो कुछ भी करेगी लेकिन समक्ष को कुछ नहीं होने देगी। ये सोचकर निमित वन्या के हाथ में गन और चाबी देकर कहता है, अपना और समक्ष का ख्याल रखना भाभी, फिर मिलते हैं। ये कह निमित जीवन को वहां से ले जाता है लेकिन सब बॉडीगार्ड को वन्या के लिए छोड़ जाता है। वही गौतम वन्या की फोटो को देखते हुए कहता है, अब वक्त आ गया है बेबी कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। फिर सताक्षी को याद करते हुए कहता है, पागल थी तुम सताक्षी, जो समक्ष के होते हुए वन्या की जान लेने चली थी। तुम ये भूल गई थी कि वो समक्ष है जिसके आगे हजारों मुश्किलें भी खड़ी कर लो लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी तक पहुंच जाता है। मैं स्मार्ट हूँ जो उसकी बीवी को तब अपना बनाऊंगा जब समक्ष अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ। चैप्टर 76, वीना जी का गुस्सा। आइए अपनी कहानी जारी रखें। खन्ना परिवार। शौर्य जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा था। वो बेहोश नहीं था लेकिन उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। नितिन और मिस्टर खन्ना भी अपने कमरे से बाहर आ गए। नितिन भी जल्दी से शौर्य की तरफ बढ़ता है। सोनी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर कृति के पास आकर खड़ी होकर सारा मामला समझने की कोशिश करती है।
तभी तापस भागता हुआ घर पहुंचता है। जब से उसने कृति की चीख सुनी थी उसकी फिक्र में जान सुख रही थी। वो पहले ही एक बार कृति को खो चुका था, अब दोबारा से वो ऐसा होते नहीं देख सकता था। तापस न अब देखता है ना ताव और भागता हुआ कृति के पास चल जाता है और हड़बड़ाहट में कहता है, कृति तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वीना जो अपने बेटे को दर्द में देखकर परेशान थी, उसका मन अंदर से जल रहा था। जो जाल उसने दूसरों के लिए बिछाया था आज उसी में उसका खुद का ही बेटा उलझ कर रह गया था और इसी वजह से आज उसकी ये हालत थी। वीना से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो लगभग गुस्से में चीखते हुए कहती है, सही कहते हैं लोग, अपना खून अपना होता है और पराया खून पराया ही होता है। ये तो आज तूने साबित भी कर दिया। अरे अपना खून होता तो सबसे पहले मेरे शौर्य बेटे के पास भाग कर आता, जैसे नितिन आया है, लेकिन तू नहीं है इस घर का खून, तभी तुझे अपने प्यार के अलावा कोई नहीं दिखा। अरे आंखें खोलकर देख, तेरे प्यार ने मेरे बेटे की क्या हाल कर दी। फिर वीना कृति की तरफ देखकर कहती है, तेरी दुश्मनी मुझसे थी तो बदला भी मुझसे लेती, मेरे बेटे के साथ ये करके तूने अच्छा नहीं किया। ये सुन कृति डरते हुए तापस का हाथ पकड़कर कहती है, तापस मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं उन्हें आगाह करने ही वाली थी कि उससे पहले ये हादसा हो गया, तापस मेरा यकीन करो। ये कहते हुए कृति रोने लग जाती है। तापस जो अब तक शौर्य को देख रहा था वह कृति की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे शांत करवाता है। सोनी भी कृति को शांत करने के लिए कहती है, भाभी आप रोइए मत, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर वीना जी की तरफ देखकर सोनी कहती है, हम जानते हैं आप लोगों की तरह चालबाजियां नहीं जानती। ये सुन वीना गुस्से में फिर कुछ कहती है कि समीर वीना जी का बड़ा बेटा कहता है, मॉम अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, हमें शौर्य को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, देखे वो कितने दर्द में है। वीना भी ये सुनहा कहती है कि मिस्टर खन्ना कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। तभी एक डॉक्टर और नर्स आते हैं और नितिन और समीर शौर्य को एक कमरे में ले जाते हैं। वैसे सही कहा है लोगों ने, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिर जाते हैं। यही हुआ हमारी प्यारी वीना जी के साथ। अब वो इस हादसे को सबक मानकर सुधर जाती है या अपनी चालबाजियां जारी रखती है, ये तो वक्त बताएगा। खैर अभी चलते हैं उनके पास जिनके पास इससे भी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी थी। निमित और जीवन के जाने के बाद वन्या समक्ष को एक कार में बैठाती है बॉडीगार्ड की मदद से। समक्ष की पट्टी इस वक्त खून से सन चुकी थी क्योंकि उसके साथ दुर्घटना को ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसके बाद उसे उचित इलाज भी नहीं मिला कि एक नई मुसीबत उनके घर तक आ गई। लेकिन अभी इन सब के बारे में सोचने का किसी के पास टाइम नहीं था, अभी कुछ जरूरी था, वो था सबका सेफ रहना। वन्या गाड़ी में बैठकर गाड़ी को रेस दे देती है क्योंकि बहुत से बॉडीगार्ड उनके पीछे अपनी गाड़ियां लेकर दौड़ पड़े थे। वन्या कार को रेस देकर गार्डन एरिया को क्रॉस करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ती है जो कि बंद था। बहुत से बॉडीगार्ड्स समक्ष की कार को देखकर उस पर गन तान देते हैं, लेकिन वन्या उन्हें मौका दिए बिना ही कार की रेस बढ़ाकर कार को गेट पर चढ़ा देती है। गेट के टूटते ही सारे बॉडीगार्ड्स साइड हो जाते हैं। वन्या अच्छा मौका देखकर कार को भगा देती है, फिर कार को एक हाथ से संभालकर गन उठाकर बॉडीगार्ड्स की कारों के टायर को शूट करती है। कुछ बॉडीगार्ड वहीं रुक जाते हैं लेकिन कुछ फिर भी हार नहीं मानते और बाइक लेकर वन्या की तरफ दौड़ते हैं। वही अनुज शराब पीते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ बस अब और इंतजार नहीं होता, आप ये प्रॉपर्टी अपने नाम करने की सोचो और उस बुढ़िया को घर से बाहर निकालो। अब मैं उन माँ बेटों की जोड़ी को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तब तक मैं उसका इंतजाम करके आता हूँ जिसने इस घर में आकर मेरी बेइज्जती की है। फिर नफरत भरी आवाज में कहता है, मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा ना वन्या समक्ष सचदेवा कि तुम्हारी रूह भी तुम्हारा जिस्म छोड़ देगी तड़प तड़प कर। वही वन्या आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस कर चुकी थी, घर से काफी दूर निकल आई थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे वो अपने बॉस का कहा आज किसी भी हाल में नहीं टालेंगे। वो इस दृढ़ संकल्प के साथ आए थे, जो लेने आए हैं वो लेकर ही जाएंगे। वन्या एक नज़र को देखती है जो अभी भी बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, जैसे उसे पता हो उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वन्या के आगे आकर एक गाड़ी रुकती है। वो बिना कोई मौका दिए वन्या को अपनी बंदूक के समक्ष पर तान देते हैं।
इस पूरे इंसिडेंट के दौरान वन्या ने एक बात नोटिस की थी कि किसी भी बॉडीगार्ड ने उसके ऊपर बंदूक नहीं तानी थी। इसका मतलब साफ था कि उसका निशाना है वन्या नहीं। जो भी इनके पीछे है उसका मुख्य मकसद बस समक्ष को नुकसान पहुंचाना है। वो बॉडीगार्ड्स शूट करते कि एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और सीधा उस बॉडीगार्ड्स की कार को उड़ा देती है। वन्या भी जल्दी से हरकत में आकर बाकी 2 बॉडीगार्ड्स को शूट करती है जो कार से बाहर थे। जिस कार ने टक्कर मारी थी उसमें से रुद्र और सिद्धार्थ बाहर निकल कर आते हैं। वन्या उन दोनों को देखकर एक राहत की सांस लेती है, फिर अपनी कार से बाहर निकाल कर आती है। इतने में सिद्धार्थ झट से भाग कर आता है और वन्या को गले लगा लेता है। वन्या ने उसे अभी भी बैक हग नहीं किया था, ये बात रुद्र और सिद्धार्थ ने नोटिस की थी। सिद्धार्थ वन्या को असहज देख उससे अलग होता है। फिर रुद्र कहता है, वन्या तू समक्ष को लेकर जा, बाकी हम संभाल लेंगे। ये बात वो पिछले बॉडीगार्ड्स की भारी गाड़ियों को देखकर कहता है जो पल पल उनके करीब बढ़ रही थी। वन्या बिना कोई सवाल किए अपनी कार की तरफ जा ही रही होती है कि रुद्र उसे आवाज देकर उसे रोककर उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन रख देता है। वन्या और समक्ष के मोबाइल फ़ोन निमित ने अपने पास रख लिए थे ताकि कोई भी उन दोनों की लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। वन्या फ़ोन देखकर कहती है, पर लोकेशन ट्रेस? रुद्र चिंता मत करो, इस मोबाइल फ़ोन से कोई भी तुम्हारी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा। इसमें एक घर का एड्रेस है और उसका मैप भी, तुम दोनों वहां पर सेफ रहोगे, अब जल्दी जाओ। निमित को मैं बता दूंगा। वन्या ये सुन वो मोबाइल फ़ोन रख लेती है और वापस जाने लगती है कि सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ में कुछ पैसे रखता है। सिद्धार्थ, लेने से मन मत करना, फिलहाल ये वक्त की ज़रूरत है, कोई बहस मत करना, तुम्हारा मंगे। मेरा मतलब है, दोस्त कंजूस है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वन्या ये सुन 2 पल उसे देखती है, फिर कार में बैठकर चली जाती है। वही सिद्धार्थ तब तक उस गाड़ी को देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर आगे देखता है जहां बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां उन तक लगभग पहुंच ही गई थी। सिद्धार्थ और रुद्र बिना रुके उन पर टूट पड़ते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो वन्या के पीछे ना जा पाए। यहाँ वन्या कार ड्राइव कर रही थी लेकिन उसका दिमाग अभी भी सिद्धार्थ की बातों में अटका हुआ था। तभी उससे एक याद आती है। सिद्धार्थ, यार मैं बहुत खुश हूँ, कल तू फाइनली मेरी हो जाएगी। वन्या, और तुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी और की हूँ? सिद्धार्थ, पता नहीं यार, लेकिन एक डर सा लगता रहता है जैसे कोई है कहीं जो तुझे मुझसे दूर ले जाएगा। ये सोच वन्या के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, वो एक झटके से ब्रेक मार लेती है। इससे उसका सर डैशबोर्ड से टकरा जाता है। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और।